नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। हाथरस में युवती के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में दुर्ग जिले में कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह। उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग। भुगतान नहीं होने से नगर निगम के ठेकेदारों में आक्रोश। आवश्यक सेवाओं को ठप करने की दी चेतावनी। कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने नगर निगम घर घर करवा रहा सर्वेक्षण। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मंगलवार को ग्राम मातरोडीह में कर्ज तथा फसल अच्छी नहीं होने से परेशान होकर आत्महत्या कर लेने वाले कृषक दुर्गेश निषाद के घर पहुंचकर उनके पिता व भाई से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने पीड़ित परिवार से कहा कि पूरे क्षेत्र की जनता, किसान, मजदूर और युवा इस दुख की घड़ी में आपके साथ है और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत दुख की बात है कि प्रदेश में किसानों समस्याओं से त्रस्त होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने नगर निगम प्रशासन द्वारा डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वे के दौरान कोविड लक्षण युक्त व्यक्तियों की जानकारी लेकर घरों की नंबरिंग की जा रही है। सभी वार्डों में कोरोना के संक्रमण को रोकने दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 12 अक्टूबर तक हर आवास का सघन सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम उपायुक्त तरुण पाल लहरे ने कर्मचारियों को सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दिए गए प्रपत्र में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह आंदोलन सोमवार को कोसानाला टोल प्लाजा के समीप किया गया। हाथरस में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में आयोजित आंदोलन में पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हुई मौत और पुलिस के अमानवीय व्यवहार की आलोचना देश भर में हो रही है। इसी के तहत यूपी सरकार की बर्खास्तगी और मृतका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कोसानाला में जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह आंदोलन किया गया और मृतका के परिजनों के साथ पुलिस द्वारा किए जा रहे बर्ताव की निंदा करते हुए इस कृत्य में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। आंदोलन की जानकारी भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू और पूर्व मंत्री बी.डी. कुरैशी ने दी। देखिए, आज जिस तरह लगातार केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बच्चियों का, बहन बेटियों का मान सम्मान को जिस तरह आज हाथरस में घटना हुई, लगातार इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है और पूरे देश में कोई स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। इतनी बड़ी घटना के बाद 10 दिनों तक वो बच्ची संघर्ष करती रही। उसके बाद उस बच्ची के साथ जो हुआ वो आप सब वाकिफ है और पूरी मीडिया ने उसे दिखाया है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी हमारे मीडिया के साथी को जिन्होंने ऐसे मामलों को ऊपर आके उठाया ताकि कोई भी सरकार इस तरह की घटना को कृत्य करने वाले लोगों को किसी तरह की बख्शा ना जाए। लेकिन जिस तरह हाथरस की घटना के बाद उनके परिवारजनों को एक घर में बंद कर देना या उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, शायद ये भारत देश में भारत की जो संस्कृति और परंपरा है उससे कहीं मेल नहीं खाता। और एक तो कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब देवभूमि है कहते हैं, और वैसे जगह पर इस तरह की घटना, हालांकि घटना कहीं भी घटित हो निंदनीय है, हम सब उससे निंदा करते हैं। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था संगठन उससे मिलने जाता है, जिस तरह माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी जब सबने मिलने गए तो बहुत ईजी मिलने देना चाहिए था आम लोगों को, क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई घटना घटित होती है तो लोग उससे स्वाभाविक मिलने आते हैं, उनका दुख बांटने आते हैं। लेकिन क्या ये सरकार दुख भी बांटने से मना कर रही है क्या? ये सोचने की बात है। इसलिए आज महात्मा गांधी जी का यह देश है, लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है, और ये पूरे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम सब मौन सत्याग्रह कर रहे हैं कि इस तरह
तरह के घटना कारित करने वाले को फांसी की सजा तो होनी चाहिए, साथ साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार, क्या हम माननीय केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग करते हैं। यदि इस तरह की घटना जहाँ भी ऐसे कारित हो रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने जिम्मेदार है कि इस कार्रवाई अब तक नहीं हुई? देखिए, सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? यदि प्रशासन आपका सही नहीं है मतलब सरकार कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है, क्योंकि ठीक है यदि घटना घटी उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? ये आप सब जानते हैं, सरकार पूरी तरह वहाँ पर जिम्मेदार है। ऐसी घटना नहीं, देखिए लगातार आपने देखा है छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल ने ऐसे लोगों को कहीं भी कोई संरक्षण नहीं दिया और उस पर त्वरित कार्रवाई की है। आप पूरे उठा के देख लीजिए जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है कांग्रेस की। जिला स्तरीय मौन सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस के जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षद, एल्डरमैन सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं हाथरस की पीड़ित बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी ने मौन सत्याग्रह कर रैली निकाली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म व पीड़ित परिवार को बिना जानकारी दिए रात के अंधेरे में पीड़िता के शव को जला देने की निंदनीय घटना होने के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश स्तरीय मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जिसके चलते दुर्ग में भी इसका आयोजन हिंदी भवन के सामने किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही इस मौन सत्याग्रह करने के बाद सभी कांग्रेसियों द्वारा पैदल यात्रा भी निकाली गई। इसे लेकर न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हृदय विदारक घटना हुई है वो हिंदुस्तान के इतिहास के लिए कलंकहीन है, जिसके विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रही है। उस बिटिया को न्याय मिले, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदुत्व की नारा देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं। एक तरफ उसके ही शासनकाल में जहां योगी की सरकार है वहां एक बिटिया के साथ जघन्य अपराध होता है और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, क्या उनको ये पता नहीं है कि उन्हीं हिंदू परंपरा में सूरज ढलने के बाद किसी के भी शव को अग्निदाह नहीं किया जाता। जो अन्याय और अत्याचार आज़ाद भारत के इतिहास में जो हुआ है वो काला दिवस के रूप में उस दिन को जाना जाएगा। एक पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जाता, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी भी सामाजिक संगठन को, यहाँ तक कि जो हमारे चौथा स्तंभ है मीडिया को भी वहाँ जाने से रोका जाता है। इसके विरोध में हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में बैठे हैं और आज हमारा जो कार्यक्रम है वो मौन सत्याग्रह है। हम लोग जो गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, वो सरकार आम जनता की बात को दबा रही है, तो हम आम जनता के बीच यही बताना चाहते हैं कि अन्याय और अत्याचार है, इनके विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हाथरस की घटना, हाथरस का जो नाम था पूरा दुनिया में काका हाथरस जी के नाम से जाना जाता था और एक साहित्य जगत क्षेत्र में एक उभरता हुआ और उजल एक रोशनीप्रद नाम था। लेकिन हाथरस में जो घटना घटी है अति निंदनीय है, इसकी जितना भी निंदा किया जाए कम है। आज हम उसके परिवार को न्याय मिले इसके लिए यह मौन सत्याग्रह हम प्रारंभ किए हैं। साथ ही राहुल गांधी इस घटना के संबंध में जानकारी लेने गए, तुम्हारे प्रियंका गांधी इस घटना के संबंध में जानकारी लिए तो उनके ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है इनका भी हम घोर निंदा करते हैं। आज के अवसर पर हम इन्हीं सब बातों को उजागर करने के लिए और केंद्र शासन से इन्हें जो प्रताड़ित हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले, इनको न्याय मिले, इसलिए हम इस आंदोलन को रखें। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे देश में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग सभी दलों व आमजनों के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते पूरे देश में विरोध व प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा किस तरह निर्णय लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीते 2 माह पूर्व भिलाई नगर थाने में नामजद शिकायत होटल सागर इंटरनेशनल के अकाउंटेंट ने दर्ज कराई। अकाउंटेंट राकेश रोशन को
मोबाइल पर धमकी देकर केस वापस लेने की बात कही गई थी। वहीं मोबाइल धारक ने अपना पक्ष रखते हुए पूरे मामले का पटाक्षेप किया है। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व होटल सागर इंटरनेशनल के अकाउंटेंट राकेश रोशन ने भिलाई नगर थाने में राजेश थपलियाल द्वारा मोबाइल पर धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। धमकी में पूर्व में राकेश रोशन द्वारा मोहन नगर थाने में की गई एफआईआर को वापस लेने की बातें कही गई थी। ये कहना था राकेश रोशन का, पर वही राजेश थपलियाल के खिलाफ राकेश रोशन ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे राजेश थपलियाल ने सिरे से नकारा था, वह झूठी शिकायत करने की बातें कही थी। उस मामले में भिलाई नगर थाना प्रभारी ने इस तरह की जानकारी दी। उनके सागर इंटरनेशनल होटल के जो मैनेजर हैं उनको एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था, धमकी दिया गया उनको। अपराध पंजीबद्ध कर इसमें शिकायत में जांच की जा रही है। पर वहीं राजेश थपलियाल ने इन सब मामलों का पटाक्षेप कुछ और ही अंदाज में किया। राजेश थपलियाल की माने तो वे किसी राकेश रोशन को जानने से इनकार करते हैं, बल्कि भिलाई और दुर्ग कभी नहीं आने का भी दावा करते हैं और साथ ही मामले की सत्यता ऋण लेने से जुड़ा होने की भी बातें कहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के बिज़नेस में हूं। मेरा जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो लोगों के लिए लोन अरेंज करना है, बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए, रिटेल कस्टमर्स के लिए, छोटे कस्टमर्स के लिए और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए। मैं जनवरी 2019 में आरके ग्रुप, जो कि दिल्ली में उनका ओखला में कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनके प्रमोटर राहुल अग्रवाल से मिला था और वहाँ पर उनके CFO SK रुंगटा और सौरभ सक्सेना साहब थे, जिनसे हमने एक करार साइन किया, MOU साइन किया कि हम उनके लिए 275 से लेकर 300 करोड़ के बीच में लोन अरेंज कराएंगे, जो कि उनकी आवश्यकता थी और वो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से, महंगे ब्याज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने इंडियाबुल्स नाम की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से 18% ब्याज पर लोन लिया था। इस लोन लेने की वजह से उनको कष्ट था, हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट का, बहुत परेशान थे। उनको सालाना 16-17 करोड़ का नुकसान होता था और उन्होंने हमारी कंपनी को संपर्क किया कि हम उनके लिए किसी प्रकार से ये लोन करवा पाएँ ताकि वो इंडियाबुल्स के चुंगल से बच पाएँ। हमने अपनी कर्तव्यों का निर्वाह किया और हमने उनके लिए 160 करोड़ का सबसे पहले एक लोन अप्रूव कराया, जो कि उनका इमीडिएटली इंडियाबुल्स के टेक ओवर के लिए लोन हुआ। और उनको कुछ पैसा और भी बिजनेस के लिए चाहिए था, परंतु वो अपने बिजनेस के लिए उसका उचित ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि इस पर्पसेस के लिए हमको चाहिए, और वो उनकी डिमांड जो बैंकिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली एनालिसिस के बेसिस पे उस एडिशनल अमाउंट के लिए नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्पस या वर्किंग कैपिटल वगैरह उनको जो चाहिए था वो उनकी मतलब ड्राइंग पावर नहीं बन पा रही थी उसके लिए कि हम उनको कोई एडिशनल वर्किंग कैपेसिटी के लिए कोई पैसा दें उनको। हमने उनका वो जो लोन है वो हमने अप्रूव करवाने के बाद में बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम विभोर कपूर था, उनके द्वारा 1,60,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग हुई। ये सैंक्शन के दिन हुई, जो कि 29 तारीख को, 27 तारीख को उन्होंने वैसे 27 मार्च को कन्वे कर दिया था, पर 29 मार्च को वो अपना सैंक्शन लेटर में सारी फैसिलिटीज़ को बढ़ाकर हमारे पास आए हैं और उन्होंने बोला कि भाई मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं ये लोन को आगे डिसबर्स करूँगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं करूँगा। हमारा फ़र्ज था कि हमको कस्टमर को उनकी अनएथिकल डिमांड बताना, जिसकी वजह से वो कस्टमर का डिसबर्सल रोकने की धमकी दे रहे थे और सैंक्शन रोकने की धमकी दे रहे थे। हमारा फ़र्ज बनता था हमें वो बताना, और हमने वो कस्टमर को कन्वे किया। उनके टेबल के अंदर क्या बातें हुई वो जानते हैं, आपस में उन्होंने कितने में तय किया वो सब राहुल अग्रवाल जी जानते हैं कि कितनी रिश्वत मैंने देने के लिए उनको तय किया। 30 अप्रैल को 2019 को हमको ये बताया गया, राहुल अग्रवाल और उनके CFO SK रुंगटा का ने बताया, जो कि ओखला ऑफिस में हमारी उनसे मुलाकात होती थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी दुर्ग नहीं गया हूँ, किसी भी काम के लिए दुर्ग नहीं गया हूँ, ना ही मेरा दुर्ग में किसी राकेश रोशन नाम के आदमी से, ना कोई विजय अग्रवाल नाम के आदमी से, ना कोई और आदमी से कभी भी, ना ही कभी फ़ोन पे बात हुई है, ना ही कभी कोई ईमेल एक्सचेंज हुई है, ना ही मैंने उनके साथ में कोई MOU साइन किया है। और हम किसी भी तरह के एग्रीमेंट में दुर्ग से कहीं से भी रिलेटेड नहीं थे। किसी भी आदमी के हो सकते हैं 100 ऑफिसेज भी हों, बट उस एग्रीमेंट को कौन साइन कर रहा है, उस एग्रीमेंट को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है,
किससे मैं डील कर रहा हूँ और किसको मेरे किस काम से परेशानी है। मेरी शिकायत अगर कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो उनको शिकायत मेरे अगेंस्ट पे उसी आदमी को करनी चाहिए जिससे मैं डील कर रहा हूँ, परंतु मेरा कोई इस तरीके का दुर्ग से कोई लेना देना नहीं है। और ये जब हमारे को उन्होंने 30 अप्रैल को राहुल अग्रवाल जी ने बताया कि उन्होंने 80 लाख रुपए की रिश्वत बैंक के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के एम्प्लॉय थे जिनका नाम विभोर कपूर था, उनको एग्री किया कि मैं इतना पैसा दूंगा, और 40 लाख रुपए उन्होंने 30 अप्रैल को मुझे बताया कि मैं दे चुका हूं, और बाकी 40 लाख रुपया मैं उनको जब उनकी डिसबर्सल होगा लोन का, उनको मिल जाएगा और उनको ऋण का भुगतान होगा तो बाकी का 40 लाख रुपया वो उसको उस समय देंगे, और इस वजह से वो मेरी फीस नहीं देंगे। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मेरे को चोट पड़ रही है, मैं आपका पैसा नहीं दूंगा बट मैं उसको रिश्वत दूंगा। मेरा जो मैंडेट है या मेरा जो MOU है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो ये कहता है कि जो भी सर्विस मैं दूंगा उस पर एक तय राशि या तय फीस की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से मुझे मेरी सर्विसेज के लिए फीस देंगे। मैंने 4 महीने मेहनत करके 5 महीने मेहनत करके उनके लिए वो सैंक्शन अरेंज किए, और मेरी कॉस्ट भी है, मेरे एम्प्लॉय भी हैं, मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी काम करते हैं, मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पास अच्छी खासी टीम है, मेरी कॉस्ट पड़ती है, तो मैं अपनी कॉस्ट को कैसे जस्टिफाई करता कि कोई आदमी मेरे को मेरा पैसा नहीं देना चाहता और वो रिश्वत देके बैंक वालों को खुश करना चाहता है, क्योंकि उनको रिश्वत देना लेना उनके लिए एक बहुत बढ़िया काम है। मैं RK ग्रुप का हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। राहुल अग्रवाल पिछले 25 साल से दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। SK रुंगटा भी जो है शक्ति नगर के निवासी हैं और वो भी दिल्ली में पिछले 40-45 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने ये मैंडेट में एग्जीक्यूशंस की हैं जो डॉक्यूमेंट्स में हमारे को प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा सौरभ सक्सेना नाम के जो उनके GM थे और डायरेक्टर थे वो भी नोएडा दिल्ली के निवासी हैं और कई सालों से वो दिल्ली में ही अपनी जॉब कर रहे हैं, यहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा दुर्ग से कोई लेना देना नहीं है, ना तो एग्रीमेंट्स को लेकर, ना कोई किसी तरह के कागजात को लेके, ना कोई कागज मांगे गए दुर्ग से, ना किसी राकेश रोशन को मैंने अपनी लाइफ में कभी फ़ोन किया है, ना मैं विजय अग्रवाल साहब को जानता हूँ, ना मैं किसी और साहब को जानता हूँ, ना मैं कभी मैंने छत्तीसगढ़ में आके किसी आदमी से कभी कोई रिश्वत या एक्सटॉर्शन की डिमांड मैंने अपनी लाइफ में करी है। तो क्यों इसमें जो झूठ क्यों बोला कि राकेश रोशन एक होटलियर हैं और राजेश थपलियाल उनके साथ में MOU साइन कर रहे थे और राजेश थपलियाल जी ने उनके साथ में एग्रीमेंट किया, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनसे 80 लाख रुपया ले लिया और उसके बाद में उसको धमकाया और धमकाने के बाद में दुर्ग आके पैसे ले लिए। तो अगर मैंने कोई क्राइम किया और दुर्ग में किया तो आप उसका प्रूफ मुझे दीजिए, मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात, आप किसी आदमी के अगेंस्ट पे इतनी बड़ी FIR बना रहे हैं जिसकी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उसका कैरियर ख़त्म हो सकता है, और आप 4 न्यूज़पेपर में आप उसके अगेंस्ट पे आर्टिकल चलवा रहे हैं उसको बदनाम करने के लिए। आपने उसको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। इतनी सीरियस कंप्लेंट लेने के बाद में आपने, जबकि मैं आपको उन कंप्लेंट के अगेंस्ट में मार्च में ऑलरेडी सारे एविडेंस दे चुका हूँ, उसके बाद भी आपने उसी क्राइम के लिए मेरे पे FIR कर दी। सारे एविडेंसेस होने के बावजूद कि हाँ ये कुछ नहीं है, मैटर है। और राजेश थपलियाल कभी दुर्ग आए नहीं क्योंकि दिल्ली में ही उनके सारे एग्रीमेंट साइन हुए। जो मैंडेट की कॉपीज़ हैं उन पर दिल्ली का एड्रेस मेंशन है। हमको क्या पता वो दुर्ग रहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। जिस जगह पे मेरा काम हो रहा था, जिस जगह पे मैं अपना एग्रीमेंट काम कर रहा था, जिस जगह पे मैं अपना सारे सर्विसेज उनको दे रहा था, वो मेरा वर्क प्लेस था। आपको अगर कोई एक्सटॉर्शन की डिमांड हो रही थी, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा था, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, तो आपने दिल्ली पुलिस को क्यों रिपोर्ट नहीं किया? अगर मैं आपके पास में 15 जुलाई को एक्सटॉर्शन मांगने आया हूँ, मैंडेट साइन, जबकि मैं मैंडेट साइन के लिए आया हूँ, मैंडेट साइन हुआ, मैंडेट की ओरिजिनल कॉपी हमारे पास पड़ी है, वो हमने पुलिस को भी दी है। मार्च में ही दे दी थी, पिछले मार्च 15 मार्च से पहले हमने दे दी थी, जबकि मेरे पे जून में हुई है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने बाद मुझ पे एविडेंसेस होने के बाद में कि ये मैटर सिर्फ पेमेंट डिस्प्यूट है, उसके बावजूद भी पुलिस ने मेरे पे ये FIR की, जो कि मेरे को अपनी जान का खतरा लगा, कि मेरे को जान का खतरा है इन सब से। सभी साक्ष्यों के तहत राजेश थपलियाल ने उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कही है। बहरहाल पूरा मामला करोड़ों रुपए के लोन लेने से जुड़ा हुआ है, जहां राजेश थपलियाल ने उच्च स्तरीय जांच के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी गुहार लगाई है। जरूरत है मामले की सत्यता के आधार पर न्यायोचित निर्णय लिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कार्यों के एवज में भुगतान नहीं होने से आक्रोशित नगर निगम के सभी ठेकेदार पिछले 2 दिनों से निगम आयुक्त कक्ष के समीप धरनारत हैं। ठेकेदारों ने भुगतान नहीं करने की स्थिति में 72 घंटे बाद आवश्यक सेवाओं को ठप करने की बात कही।
नगर पालिक निगम भिलाई के ठेकेदारों को शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के एवज में लंबे वक्त से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। भुगतान न होने से आक्रोशित सभी ठेकेदार नगर निगम आयुक्त कक्ष के समीप धरनारत हैं और बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। भुगतान नहीं होने से आ रही परेशानियों से ठेकेदारों ने अवगत कराया। समस्त ठेकेदार नगर निगम भिलाई के एक दूसरे का परिचय देते हुए अपने पूर्व में किए गए कार्यों का भुगतान हेतु एकत्रित हुए। हमारी मांग ये है कि 2017 से नगर निगम का जो भुगतान शेष है निगम मत का, उसका भुगतान हमें तत्काल करें। कमिश्नर साहब से चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। पूर्व में हमने 5 या 6 बार कमिश्नर साहब से चर्चा किया। उन्होंने कहा शासन से जैसे ही प्राप्त होगा पैसा वो हमारे द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये कहा कि बीएसपी का पैसा आएगा, तो जैसे ही पैसा आएगा हम ठेकेदारों का भुगतान कर देंगे। बीच में मार्च और अप्रैल के बीच के अंदर में 6.5 करोड़ रुपया बीएसपी के द्वारा दिया गया, किंतु उसका भी भुगतान हमें नहीं दिया, बल्कि अधिकारियों का भुगतान कर दिया गया। जबकि ठेकेदारों का कार्य शासन के अनुसार आयुक्त महोदय के निर्देश के पश्चात कार्यादेश दिया गया। उनके बोलने के उपरांत ही हमने कार्य किया। हमने कार्य करके क्या कोई गुनाह कर दिया? क्या हमारी लागत नहीं लगी? आखिर उस लागत का जिम्मेदार कौन है? आज सभी ठेकेदारों का कम से कम 10-10 15-15 लाख रुपए बैंक का ओडी का ब्याज दे रहा है। आखिर उसका भुगतान कौन करेगा? उसको सहन कौन करेगा? निगम यदि भुगतान कर दे, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम ये चाहते हैं दिवाली के पूर्व यदि आयुक्त महोदय भुगतान के लिए हमें आदेश दे दे, हम अपने शर्त रूप से अपने कार्य में एकत्रित होकर कार्य प्रारंभ कर देंगे। 1.5 साल 2 साल से सब्र कर रहे हैं भुगतान के लिए, परंतु हर बार आश्वासन नहीं मिला जा रहा है। इस बार पूर्ण रूप से आने का कारण यह है, सफाई वालों का ठेकेदार का पेमेंट 14वें वित्त आयोग से स्वीकृति लेकर के भुगतान कर दिया जा रहा है, जबकि दूसरे काम जो जैसे नाली डेंगू के समय बना, सड़क, सीवरेज लाइन, ये सब कामों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। काम हेड एक ही है, निगम मत, परंतु इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एक का पेमेंट 5 तारीख को एकदम बराबर 5 तारीख को पहुंच जा रहा है और दूसरे ठेकेदारों का पेमेंट कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। इसलिए ठेकेदारों का पेमेंट जल्द से जल्द कराने के लिए प्रक्रिया की जाए। अभी अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? पेमेंट नहीं होने की स्थिति में 72 घंटे का टाइम देंगे, काम बंद करेंगे, टोटल काम बंद करेंगे। सभी विकास कार्य के साथ साथ जितने आवश्यक कार्य हैं वो भी बंद करेंगे। जैसे हमारे पंप सब संचालन का काम है, दूसरा और काम है, लेबर के हैं, मुक्तिधाम का काम है, ड्राइवर का काम है, सभी काम बंद करेंगे। बहरहाल नगर निगम के ठेकेदारों ने 72 घंटे के अंदर भुगतान न होने पर आवश्यक सेवाओं को ठप्प करने की बातें कही हैं। देखना होगा निगम प्रशासन इनकी मांग को कितनी गंभीरता से लेता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद हाजिर हैं कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का। बलरामपुर जिले में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म, महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार व मंत्री के बयान पर आक्रोशित भाजयुमों ने प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान भी देखी गई। छत्तीसगढ़ जिले के बलरामपुर जिले में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म व लगातार महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार के मामले के साथ प्रदेश के मंत्री द्वारा इसे छोटी घटना बताए जाने के विरोध में दुर्ग जिला भाजयुमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा दुर्ग के पुराना बस स्टैंड के समीप पुतला फूंका गया, जिसमें कार्यकर्ताओं व पुलिस बल द्वारा पुतला न जला देने को लेकर काफी खींचतान होती देखी गयी। इस मामले में भाजयुमो के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रही है और जो बलरामपुर के वाड्रप नगर है वहाँ पर एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही लापरवाही बरती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी है, एक महिला एक युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसे लेकर पूरे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी और यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और तमाम सरकार उस पर आलोचना कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से लगातार हम अगर 9 महीने की बात करें तो 9 महीने में 1500 बलात्कार की घटना हुई है और लगभग 4500 महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार हो रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पर संवेदनहीन है और इस घटना को यहाँ के मंत्री जो शिव डहरिया जी हैं, उन्होंने इस घटना को छोटी घटना बताया और उत्तर प्रदेश की घटना को बड़ी घटना बताया है। अपराध अपराध होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, और अपराध छोटा बड़ा नहीं होता। ये छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री की किस प्रकार से स्वभाव है और इसकी सोच कैसा है ये दिखाता है और इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में उनका पुतला दहन करके विरोध दर्ज कराया है और छत्तीसगढ़ की सरकार को आगाह करती है यदि महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और उग्र आंदोलन करेंगी। पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। उत्तर प्रदेश वाले मामले में जो अभी तत्कालिक घटना है उसमें वो तो बड़ा है मामला, तो उसमें क्या कहना चाहिए कि वहाँ की सरकार ठीक काम कर पा रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर पा रही है कि क्या बोलते हैं इस घटना को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मत है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने वहाँ पर SIT का गठन किया,
जन भावनाओं को देखते हुए सीबीआई की भी मांग स्वीकृत कर दिया है और इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात की है। इस तरह से उस पूरे घटना को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार बहुत ही गंभीर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर बेचने में लगी है, हवाई लूटने में लगी है। महिलाएं जो घर से निकलती है उनका कब कहाँ पर शोषण हो जाए, उन पर अत्याचार हो जाए, ये कोई कह नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में लगातार कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका विरोध करेगी। जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर पूरा देश आक्रोशित है और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग भी कर रहा है और प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। वहीं प्रदेश के मंत्री द्वारा दिए बयान पर भी नाराजगी जताई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हाथरस में हुए दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी व महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जिस तरह से निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है, उन सभी आरोपियों को मृत्यु दंड व महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के ग्राफ को देखते हुए एकता मंच व दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा के बैनर तले महिलाओं को बंदूक रखने का लाइसेंस दिया जाने की मांग को लेकर दुर्ग के पटेल चौक पर लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और साथ ही पैदल मार्च भी निकाला और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँच राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसे लेकर समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश के हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ ठाकुर परिवार के 4 युवकों ने उसका अपहरण किया, दुष्कर्म किया और उसके बाद में बहुत ही निर्मम तरीके से उसको शारीरिक प्रताड़ना दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक योगी जो कहते हैं कि मेरे शासनकाल में सारे लोग सुरक्षित है, वहाँ पर दलित की बेटी शिकार हो गई बलात्कार का, शारीरिक अत्याचार का, शोषण का। और इसके अलावा वहाँ पर बलरामपुर भदोही जिले में भी लगातार दलितों के प्रति ऐसी घटनाएं घट रही है। तो क्या कारण है कि दलितों को चुन चुन करके शिकार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? तो योगी सरकार इस बात का जवाब दे, मोदी जी जवाब दे। बीजेपी की सरकार है, उनकी सरकार में इस प्रकार से क्यों घटनाएं बढ़ रही है? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग मनीषा को इंसाफ मिले और उनके जो दोषी है संदीप ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, रवि ठाकुर, रामू ठाकुर, इनको फांसी दिए जाने की मांग लेकर के हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक संयुक्त एकता मंच, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग, CPI, CPM, तमाम लोग इकट्ठा होकर के आज हम कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि मनीषा के दुष्कर्मियों को फांसी दे और महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए उनको हथियार रखने की अनुमति दे। हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, उन महिलाएं कोई भी हो, चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर दलितों पर ही ज़्यादा अत्याचार होता है और आए दिन ही होते रहते हैं। जिस दिन हाथरस का कांड हुआ है उसके जस्ट बाद ही और भी 2-3 जगह की घटनाएं सामने में आई हैं। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार से कि इस तरह की घटनाएं ना हो और आज वर्तमान में हम जो यूपी सरकार है हम उसका इस्तीफा चाहते हैं और जो आरोपी हैं उनको सजा मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई है अधिकतर दलित समाजों के लोगों के साथ में ये घटनाएं होती आ रही है। अधिकतर लोग दलित ही इसका शिकार होते आ रहे हैं। हम यूपी सरकार से यही चाहेंगे, आपकी सरकार जहां वहां पर है तो यूपी सरकार ने इसको तत्काल यूपी सरकार कदम उठाए या इसको बर्खास्त कर दी जाए और जो भी कदम उठाना है हम चाह रहे हैं हमारे समाज के माध्यम से, पूरे SC, ST, OBC समाज के माध्यम से हम चाहेंगे कि योगी सरकार इसको जल्द कार्रवाई करे या अपनी सरकार को बर्खास्त करके अपना कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, साथ ही उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका आक्रोश समाज के लोगों ने प्रकट भी किया है। देखना है इनके आक्रोश का असर आने वाले दिनों में कितना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के 7 स्थानों पर सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए इन भवनों को कम किराए में उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के मध्य वर्गीय तबके के लोगों के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को संपन्न कराने निगम प्रशासन द्वारा 7 स्थानों में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। भवन के अभाव में लोगों को परेशान होना पड़ता था। सामुदायिक भवनों को कम किराए में उपलब्ध कराया जाएगा।
भवन के अभाव में लोगों को मजबूरीवश निजी भवनों को बुक करना पड़ता था और अत्यधिक रकम चुकानी पड़ती थी। अब भवनों का निर्माण होने से लोगों को राहत मिलेगी। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व तक लगातार यह देखा जा रहा था कि शहर के गरीब और निम्न तबके से जुड़े वर्गों को अब निजी भवनों का किराया पटाने काफ़ी परेशान होना पड़ता था। प्लस इसके अतिरिक्त अन्य जो उनके सामने परेशानियां आती थी, इसे देखते हुए महापौर देवेंद्र यादव के प्रयासों से शहर के विभिन्न स्थानों में सामुदायिक भवनों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। कुछ स्थानों में शुरू किया जा रहा है, जिसे बहुत ही कम किराए पर लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें शहरवासी अपने विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों, धार्मिक आयोजनों को आराम से इस सामुदायिक भवनों में संपन्न कर सकते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के समन्वयक सुप्रिय टेम्बुरकर के नेतृत्व में चरोदा कांग्रेस द्वारा रेल नगर चरोदा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के समन्वयक सुप्रिय टेम्बुरकर के नेतृत्व में चरोदा कांग्रेस परिवार के द्वारा रेल नगर चरोदा में बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना तथा जबरदस्ती पीड़िता के दाह संस्कार के विरोध में योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई। वहीं चरोदा निगम विजय जैन, अनुसूचित जाति विभाग के समन्वयक सुप्रिय टेम्बुरकर व कांग्रेस के कार्यकर्ता विनोद ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन इस प्रकरण में सिर्फ लापरवाही बरत रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा 14 दिनों तक एफआईआर नहीं लिखी गई और रातों रात 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही नैतिकता के नाते योगी सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं। बहुत ही अमानवीय घटना हाथरस की बेटी के साथ हुई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जैसा कि अब पूरे देश में इस घटना का विरोध हो रहा है और जिस ढंग से अपराधियों को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश है, वहाँ की जनता में आक्रोश है, पूरे देश की जनता में आक्रोश है। मीडिया को जाने नहीं दिया गया, जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं दिया गया, हमारे नेता को जाने नहीं दिया गया और रात को 2 बजे जला दिया गया। ये सब बातें ये दिखाती है कि वहाँ की सरकार संवेदनशीलता खो चुकी है। घटना की बहुत निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम और बहुत बड़ा आंदोलन इस मुद्दे पर पूरा भिलाई टीम चरोदा करेगी। मैं योगी सर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये इस प्रकार की जो घटना हुई, अमानवीय घटना हुई, तो आप क्या सो रहे थे? 14 दिनों से जब वो बिटिया का कोई पूछ परख नहीं हुआ, तब आप क्या सो रहे थे? और 2 बजे रात को उस बिटिया का शव दाह संस्कार कर दिया गया मिट्टी तेल डालकर, तब भी आप खामोश थे। क्यों साक्ष्य छुपाना चाह रहे थे? क्योंकि वो चारों आरोपी आपके क्या रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, जिसके कारण उस साक्ष्य को छुपाया जा रहा था। मैं मोदी सरकार और यूपी सरकार की घोर निंदा करता हूं और को अपना इस्तीफा देना चाहिए योगी सरकार को। बहरहाल इस अवसर पर चरोदा कांग्रेस परिवार के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित चरोदा निगम के सभापति विजय जैन शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कांकेर में हुई घटना के खिलाफ पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रदेश में जल्द लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश पत्रकार यूनियन के बैनर तले पत्रकारों ने संभागायुक्त के सामने धरना प्रदर्शन किया। बीते दिनों कांकेर जिले में पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना और अभद्रता पूर्वक व्यवहार को लेकर जहां पूरे प्रदेश में पत्रकार जगत द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है, वहीं इस तरह से लगातार हो रही अप्रिय घटनाओं को देखते हुए प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ के बैनर तले मंगलवार को दुर्ग के संभागायुक्त कार्यालय के सामने पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द लागू करने व फील्ड में कार्य कर रहे पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। प्रदेश पत्रकार यूनियन प्रदेश में हो रहे पत्रकारों पर हमले के विरोध में आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा दुर्ग में। इस सांकेतिक धरना में पूरे दुर्ग जिले के अलग अलग ब्लॉकों से पूरे पत्रकार यहाँ उपस्थित है। हमारी ये मांग है, कांकेर में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी के साथ जो मारपीट हुई उसकी निंदा करते हुए ये सांकेतिक धरने का आयोजन है। साथ में हमारी मांग है कि प्रदेश जो सुरक्षा कानून जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था वे जल्द से जल्द लागू करें। छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा अधिनियम जो लागू करने की बातें की गई थी, आज आप देखिए कितना हास्यास्पद स्थिति है कि वर्ष 2018 में जब से सरकार काबिज हुई है, घोषणा पत्र में बोलने के लिखने के दौरान भी उसके बावजूद भी आज खाली मसौदा ही तैयार किया जा रहा है, अभी तक उसको फर्श पे नहीं लाया गया। तो ऐसे में पत्रकार को क्या खाली आप झुंझुना थमाएंगे, मतलब ये वाली बात हो गई कि सरकारें बदलती रहेंगी और झुंझुना थमाते रहेंगी और पत्रकार को ढोल समान पीटा जाता रहेगा। तो इसलिए सरकारें इस विषय पर गौर करें और खासकर भूपेश जी जो कि जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे हों, उन्होंने हमेशा पत्रकारों का साथ दिया प्रदेश की। और हम उनसे ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कीजिए और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। साथ ही 7वें वेतनमान को लेकर जो लंबित मांगे उसको पूरा करें। पत्रकार कल्याण कोष को पुनर्जीवित करें ताकि जो हमारे साथी दुर्घटना का शिकार होते हैं, किन्हीं का कोई दुखद घटना हो जाती है तो उसमें उनको कम से कम मुआवजा मिले। जी, देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला पत्रकार परिवार अगर लड़ाई लड़ता है तो सत्य की लड़ाई लड़ता है। इस स्थिति में अगर उनके साथ कोई घटना और दुर्घटना हो रही है तो ये बड़ा ही निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज प्रदेश पत्रकार यूनियन एक मंच के नीचे एकजुट होकर इसकी घोर निंदा करता है। साथ ही प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से ये मांग करता है, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम पत्रकारों को सुरक्षा कानून देंगे, हम उन्हें याद दिलाने आए हैं यहाँ। और साथ ही किसी भी पत्रकार बंधु के साथ, किसी भी पत्रकार भाई के साथ कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपनी चुनावी घोषणा में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बातें कही गई थी, जो अब तक पूरी नहीं की गई है, जिसका अभी के हालातों में पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग रखी गई है। अब देखना होगा कि कब तक प्रदेश के मुखिया इस पर गौर फरमाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सोमवार की शाम भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के समीप कोयले से भरी मालगाड़ी के 2 बोगियों से धुआं उठता देख हड़कंप मच गया। बोगियों से धुआं उठने की जानकारी मिलते ही भिलाई 3 जीआरपी व आरपीएफ के जवान तत्काल मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर दोनों बोगियों पर पानी का छिड़काव कर काफी मशक्कत के बाद
धुएं को बुझाने में सफलता पाई। कोयले से भरी 2 वैगन में सोमवार की शाम अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके कारण हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही रेलवे के अधिकारी, जीआरपी भिलाई 3 व आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचकर धुएं को बुझाने का प्रयास करने लगे। जब धुआं नहीं बुझ पाया तब तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद धुएं पर काबू पाया। वहीं यह मालगाड़ी कोरबा की ओर से आकर नागपुर जाते हुए भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के समीप खड़ी थी। अचानक धुआं निकलने की जानकारी ट्रेन चालक ने रेल पुलिस को दी। वहीं ट्रेन के सारे वैगन कोयले से भरे हुए थे। तेज हवा चलने के कारण धीरे धीरे आग के कारण धुआं निकलने लगा, जिसके कारण स्टेशन परिसर के समीप हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना की जानकारी भिलाई 3 के जीआरपी थाना प्रभारी LS राजपूत ने दी। 7 बजे शाम सूचना मिला कि मालगाड़ी खड़ी है रेलवे स्टेशन भिलाई में, उसके एक बोगी से धुआं निकल रहा है। सूचना पर से तत्काल फायर ब्रिगेड भिलाई को बुलाया गया और होमगार्ड के फायर ब्रिगेड आए, जो एक बोगी में कोरबा से जा रही थी नागपुर के गाड़ी, उसमें काफ़ी तेज धुआं निकल रहा था और अंदर आग सुलग रही थी। तो जो उसको फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाया गया और उसके बाद गाड़ी 9 बजे 9:30 बजे करीब रवाना की गई। कितने का नुकसान हुआ होगा सर? उसमें ऐसे किसी प्रकार नुकसान का भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आग बोगी के अंदर जो कोयला भरा रहता है उसमें लगी हुई थी और बुझाने के बाद ऐसे नॉर्मल हो जाता है। माह भर पूर्व भी कोयले से लदे 3 वैगन में धुएं की लपट लगने की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन भिलाई 3 रेलवे पुलिस की सजगता के चलते उस पर काबू पा लिया गया था। दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और इस तरह की हानि से किस तरह बचा जाए, इसलिए इस प्रकार की घटना पर अंकुश लगाने रेलवे को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। ग्राम सिरसा भाटा के एक फार्म में चल रहे जुए के अड्डे में पुलिस द्वारा दबिश देकर 2 जुआरियों को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस को देखकर कुछ जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। जुआरियों के पास से पुलिस ने 30,900 रुपए, 2 मोबाइल और 7 पत्ती को जब्त किया। दोनों जुआरियों के नाम M रामाराव और विष्णु देवांगन बताए गए हैं। फार्म हाउस दिनेश चंद्राकर का बताया गया है, जहां हेमंत नाम का व्यक्ति जुए की फंड चला रहा था। जुए के फंड में छापामार कार्रवाई को दूसरे थाने के बल द्वारा अंजाम दिया। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।